हिस्ट्री के फिर 3 पार्ट करके पढ़ते हैं हम। एक को बोलते हैं हम एंशिएंट, एक को हम बोलते हैं मिडिवल, एक को हम क्या बोलते हैं। अच्छा, बड़े तौर पर मैं मोटा मोटा सा आपको बताऊं। अच्छा, कितने ऐसे लोग रहे आपके जिनके 12th में या ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो? अच्छा, ये 12th में रहा है, ग्रेजुएशन में किस, चल अच्छा, ऐसे कितने लोग जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो? ऐसे तो होंगे नहीं सर, टाबर टाबर ही हो आप तो। अच्छा, कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री रहा है। चलिए, अच्छा 10th तक तो सबने पढ़ी होगी, ऐसा तो कोई बंदा ही नहीं अपने जैसे। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है भारत में जो सबको अच्छा लगता है। अब आप हम कह सकते हैं नहीं सर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, तो उन दिनों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, अब आ जाएगा, पर आएगा। हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है। मैं इस बात को और सरल तरीके से बोलूं तो कहानियां सुननी सबको अच्छी लगती है ना। आप 10th तक को छोड़िए, वहां तक हो सकता है आपको एसएसटी में नंबर कम आए हो, इस वजह से आपकी वितृष्णा उत्पन्न हो गई हो उधर से। पर कभी छोटे थे घर में, कभी दादी जी ने नानी जी ने कहानियां सुनाई हो, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो नहीं कहेगा मुझे कहानियों में मजे नहीं आ रहे। कहानियों में उसको मजे आते हैं। हिस्ट्री प्रत्येक भारतीय के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घुली मिली सी होती है। 10th तक जब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी, या जिनके 12th या ग्रेजुएशन में रही, या किसी ने आप में से पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉर्मली हिस्ट्री में जब शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे नाम आते हैं हमारे सामने। नाम आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, रुद्रदामन, नरसिंह वर्मन, इस प्रकार के नाम चलते रहते हैं। अब लगता है अच्छा अच्छा ये थोड़े नाम बड़े बड़े हिंदी जैसे नाम, लंबे चौड़े से नाम आएंगे। थोड़ी देर में टोन चेंज होती है नाम की, और नाम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मुंतखब उत तवारीख, फुतुह उस सलातीन। हाँ, नाम चेंज हो जाते हैं, टोन चेंज हो जाती है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको लगता है मामला गड़बड़ तो हुआ है, बोल स्विंग होनी जो शुरू हो गई है। अब इधर नरसिंह वर्मन नहीं आ रहा है, इधर कोई दूसरा आपके मिन्हास उस सिराज आ रहा है। हाँ, इधर बंदे का नाम कालिदास था, इधर बंदे का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। उधर किताब का नाम आ रहा था मालवी का अग्निमित्र, इस बार किताब का नाम आ रहा तारीख फिरोज शाही। लगता मामला गंभीर है। थोड़ी देर वो गंभीर मामला चलता है, आप उससे एडजस्ट होने का प्रयास करते हैं, इतने में फिर नाम चेंज होते हैं। नाम आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन। आपको लगता है इस बार फिर कुछ ना कुछ लोचा उत्पन्न हो गया है। इसका मतलब पहले कुछ हिंदी नाम आ रहे थे, फिर कुछ फारसी नाम आ रहे थे, फिर कुछ इंग्लिश नाम आ रहे थे। यही है, ये हमारा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है। जब तक वो हिंदी नाम आ रहे थे वो क्या है हमारा, जब वो फारसी नाम आने शुरू हुए वो क्या है हमारा, जब वो इंग्लिश नाम आने शुरू हुए वो क्या है। बड़ा बड़ा सा हिस्ट्री का विश्लेषण अंग्रेज करके गए थे। ऐसा जेम्स मिल नाम करके अंग्रेजों का एक बंदा था, उसने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? कौन कौन से 3 भाग किए उसने? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। हिंदी में बोले तो अपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आप सुनिए वापस, किसने बांटा ये सब? जेम्स मिल। कौन था वो? अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज। तो उसने कहा कि एक था इनका प्राचीन जिनमें हिंदू थे, एक था इनका मध्यकाल जिसमें मुसलमान थे, राजाओं की बात करता हो, और एक था इनका आधुनिक जिसमें कौन थे? अंग्रेज। वो खुद कौन था? तो उसने कहा आधुनिक तो तुम तब हुए हो जब हम आए हैं, इससे पहले तुम लोग आधुनिक है। वो कहना चाहता कि साहब हमने पैंट पहननी हमने सिखाई है आपको, इससे पहले तुम्हारी उन एयर कंडीशनर धोतियों में तुम्हारी जिंदगी गुजर गई थी। ये ढंग के कपड़े पहनने, ये पैंटें पहननी, ये सब हमने सिखाई है। हमने तुम्हें मॉडर्न बनाया, हमने तुम्हें क्या बनाया है? आधुनिक बनाया। अगलों ने इतिहास लिखा तो अपने हिसाब से उन्होंने ये बातें लिखी कि साहब भारत को आधुनिक किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। ये तो इंडियन हिस्ट्री की जब बात कर रहे थे तब हम ये पढ़ रहे थे। अपने भी जब हम पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे। जब अपने एंशिएंट पढ़ेंगे तब अपने पास एंशिएंट में ज्यादा जानकारियां है ही नहीं। एंशिएंट, राजस्थान के एंशिएंट 2 दिन का टॉपिक है। कितने दिन का टॉपिक है? 2, केवल 2 दिन। 2 दिन के अंदर अपने राजस्थान के एंशिएंट की जितनी बातें आरपीएससी पूछती है उतनी बातें अपने पढ़ लेते हैं। थोड़ा धीमे धीमे करें तो यूं थोड़ा इज्जत देने के लिए कि यार अपने राजस्थान की एंशिएंट है, थोड़ी इज्जत दे दो इसको। तो 3 दिन। 3 दिन के बाद तो एंशिएंट खुद ही कहती है अब मत खींच, अब कहां लेके जाएगा मुझे। राजस्थान की जो कारण है उसका कि हिस्ट्री हमेशा एविडेंस के आधार पर लिखी जाती है। किसके आधार पर लिखी जाती है? एविडेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं आर्कियोलॉजिकल, एक हो सकते हैं रिटन।
कौन कौन से दो हो सकते हैं? आर्कियोलॉजिकल और रिटर्न। दो मैं बताऊं। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? जमीन खोदी, भाटे निकले, वो भाटा कब का है? कोई लाश निकली, वो लाश कब की है? नीचे कोई बर्तन निकला, वो बर्तन कब का है? ये तो अपने आप में कैसे एविडेंस हो गए? आर्कियोलॉजिकल। कैसे एविडेंस है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। एक दूसरा एविडेंस है रिटर्न, लिखित। बुक मिल गई, एक पूरी की पूरी बुक है, और उस बुक में राजा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। राजा कब पैदा हुआ, कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कहां गया था, कौन सा किला बनवाया था। दो प्रकार की चीजें मिलती है। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री हमें जो भी मिलती है, इसके बारे में हमारे पास में रिटन एविडेंस कम है। क्या कम है हमारे पास में? तो फिर हम केवल कैसे एविडेंस मिले? आर्कियोलॉजिकल। और आर्कियोलॉजिकल पे तो आपको देख के बनानी पड़ेगी कि यार ये उस टाइम का है। अलग अलग पद्धतियां होती है, उन पद्धतियों से निकालना पड़ता है कि उस टाइम का हो सकता है, और उस टाइम लोगों ने इतना बड़ा मटका यूज में लिया है, तो क्या करते होंगे मटके का। तो उसके बारे में स्टोरियन अपने अपने अलग अलग व्यू देते हैं। यार मुझे लगता है इस मटके में ये काम किया जाता होगा, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे लगता है ऐसा नहीं, वो कुछ ऐसा करते होंगे। ऐसी अलग अलग चीजें मिलेगी। अब ये वाला जो, इन दोनों में से मुझे बताओ कि आर्कियोलॉजिकल ज्यादा मिल सकता है, रिटर्न ज्यादा मिल सकता है एविडेंस? कभी भी आर्कियोलॉजिकल ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। धरती कहीं खोदो वहीं पे मटके मटके मिलेंगे, धरती कहीं खोद लो वहां नीचे से एविडेंस मिलने लग जाएंगे। किताबें ज्यादा मिलेगी हमेशा। क्या ज्यादा मिलेगी? राजा महाराजाओं ने, राजा क्या जाता था, राजा बैठा है, राजा ने कहा ओए कल लिख के लेना रे, शुरू हो जा कल से लिखना। आपने बंदा लिख के 10 साल में लिख के लाके देता था, राजा जी फलानी किताब लिख ली, राजा अपने म्यूजियम में रखवा दी। तो रिटन एविडेंस हमारे पास में खूब सारे हैं। तो रिटन एविडेंस खूब सारे हैं, इसलिए मिडिवल हिस्ट्री सबसे लंबी है। अपने जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उनमें सबसे लंबी कौन सी है? राजा महाराजाओं का टाइम। राजा महाराजाओं ने किताबें लिखवाई तो उनके अंदर हमें उस हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल वाले इतने एविडेंस नहीं मिलते, चल रही है खुदाइयां लगातार चलती रहती है, इसलिए वो थोड़ी अपने को क्या मिलती है? कम मिलती है ना। तो एंशिएंट छोटी है, मिडिवल उसकी तुलना में क्या है? बड़ी। फिर और बात बताओ, जब हम एंशिएंट पढ़ते हैं तो एंशिएंट, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे, तो जैसे भारत का पहला बड़ा साम्राज्य कौन सा था? तो आप कहोगे मौर्य। पहला बड़ा साम्राज्य कौन सा था? मौर्यों में कौन राजा बने? तो आपको और याद आए नहीं है, आप कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य बना था और अशोक, दो तो नाम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अच्छा, पूरा जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं तो राजस्थान का कहीं नाम ही नहीं आता। आप पढ़ोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां लड़ाई की थी, वो दक्षिण भारत में चला गया था, उस पंजाब साइड में चला गया था, सेल्यूकस निकेटर से लड़ा था, पाकिस्तान चला गया था, ऐसा सारी चीजें पढ़ लोगे, पर राजस्थान का नाम उसके अंदर नहीं। उसकी राजधानी कौन सी थी? कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पड़ा था? आपने कहा ए उधर एकदम ठेठ बंगाल की खाड़ी में, पटना उधर पड़ी है, अपने इस साइड में बैठे। वो पूर्वी भाग और अपने कौन से भाग में आ गए? वेस्टर्न पार्ट के अंदर आ गए। अच्छा, अशोक, अशोक का हम खूब सारा पढ़ते हैं, लेकिन उस खूब सारे में अपने काम की बात यह मिलती है कि अपने एक जगह पड़ती है यहां पे बेराट, कौन सी जगह पड़ती है? और वहां अशोक अपने 2 अभिलेख लगवा गया था। कितने अभिलेख लगवा गया था? बस वो एक अशोक के बारे में जानकारी है, इसके अलावा अशोक के बारे में अपने को जानकारी नहीं। जबकि उधर बिहार साइड की जानकारियां भरी पड़ी है, क्योंकि वो राजा वहीं का था, तो जितनी दूर साम्राज्य से कोई क्षेत्र जितना दूर होगा, वहां के बारे में उस राजा का जो नियंत्रण है उतना ही क्या रहेगा? कम रहेगा। आसपास में नियंत्रण ज्यादा था तो वहां के बारे में चीजें ज्यादा, जितना दूर गए उतना नियंत्रण कम होता गया, तो वहां के बारे में चीजें क्या मिलने लग जाएगी? कम। और तब सेंटर वही था। भारत की राजधानी एंशिएंट पीरियड में ज्यादातर टाइम तक यूपी, एमपी और बिहार वाले इलाकों में रही थी। कहां रही थी भारत की राजधानी? यूपी, एमपी और बिहार, उस साइड के अंदर राजधानी रही थी। मध्य काल में राजधानी का सेंटर चेंज हुआ। वो राजधानियां जो अब तक कन्नौज में थी, पाटलिपुत्रा के अंदर थी, वो राजधानी आ गई दिल्ली। वो राजधानी कहां आ गई? और जैसे राजधानी दिल्ली आई, राजस्थान ठीक नाक के नीचे आ गया। दिल्ली से जैसे कोई नीचे उतरेगा तो क्या आएगा? राजस्थान। इसलिए दिल्ली वाले हर राजा के साथ अपने राजस्थान वाले राजाओं की लड़ाइयां हो गई। एविडेंस मिल गए। दिल्ली वाला भी लिखवाता है, अपने वाला भी लिखवा रहा है, अपने वाला भी कुछ ना कुछ लिखता है कि साहब ये कर दिया था मैंने, दिल्ली वाला भी कहता है कि साहब मैं फलानी फलानी जगह पे चला गया था। इसलिए मिडिवल के बारे में अपने पास में जानकारियां ज्यादा है, एंशिएंट के बारे में अपने पास जानकारियां क्या है? कम। आई बात समझ? फिर आई मॉडर्न। मैंने अभी आपको बताया कि मॉडर्न के अंदर अंग्रेजों का इतिहास है। मॉडर्न में किसका इतिहास है? और अपने राजस्थान में अंग्रेज थे ही नहीं। अपने यहां पे अंग्रेज, हम अपने यहां पे राजाओं का राज हुआ करता था। किसका राज था? राजाओं। उस समय भारत में 2 प्रकार के भारत हुआ करते थे। एक को बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। क्या बोला करते थे? ब्रिटिश इंडिया। और एक को बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोला करते थे?
जहां पे राजाओं का राज था उसको तो क्या बोलते, प्रिंसली स्टेट। जो अंग्रेजों के पास में हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया। जैसे अंग्रेजों के पास क्या था, अंग्रेजों के पास था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, नेपाल, बर्मा, ये सब का सब किसके पास में था, अंग्रेज। नेपाल के खूब सारे इलाके, बर्मा के खूब सारे इलाके, पूरा साउथ इंडिया अपना अपना बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, ये सारा का सारा किसके पास में हुआ करता था, अंग्रेजों। इसको तो क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया। यहां पे तो अंग्रेज ही राज करते। अंग्रेजों का एक बंदा हुआ करता था जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे, वो पूरे भारत को गवर्न करता था। आज का प्रधानमंत्री मान लो, उस टाइम में कौन हुआ करता था, वो गवर्नर जनरल। वो अपने मंत्री बना के रखता और एकदम यहां पे राज करता। अपने यहां पे राजा हुआ करते थे। अपने यहां पे राज कौन क्या करते थे, वो राजा क्या करते। पर उन राजाओं ने उन अंग्रेजों से दोस्तियां कर रखी थी। राजाओं ने अंग्रेजों से क्या कर रखी थी, दोस्तियां कर रखी थी। पर अंग्रेजों का सीधा सीधा अपने यहां पर कोई भी अधिकार नहीं था। इसलिए आप अंग्रेजों के अब अंग्रेजों का राज कहां है, उस भारत में जहां पर अंग्रेजों का राज, उस भारत को क्या बोलते हैं अपने, ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, तो कहां के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, ब्रिटिश इंडिया वाले करेंगे या प्रिंसली स्टेट वाले करेंगे, ब्रिटिश इंडिया। तो आप पढ़ते हो भाई, गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च जानते हो, दांडी मार्च निकाला, सब गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक उधर चले गए। गांधी जी ने, हम पढ़ते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला कहां पड़ता है, पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में अंग्रेजों का राज था। वहां के लोग खड़े होंगे तो अंग्रेजों ने उन पर फायरिंग कर दी, तो जलियांवाला हत्याकांड होगा वहां पर। आप पढ़ोगे कि सुभाष चंद्र बोस गुजरात में एक जगह पड़ती है हरिपुरा, वहां पर अध्यक्ष बन गए थे। आप पढ़ोगे कि जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान वाले पंजाब में जगह पड़ती है लाहौर, वहां पर अध्यक्ष बन गए थे। आप पढ़ोगे कि दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में कहा था कि हमें स्वराज चाहिए। आपने कभी सिंगल टाइम ऐसा पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस ने बीकानेर आके कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ? या कभी गांधी जी करौली आए और गांधी जी ने करौली में आके कहा करो या मरो, तुम्हारा तो नाम ही करौली है तो तुम तो करो। ऐसा कहा गांधी जी ने कभी, क्यों नहीं कहा। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस इधर आके आंदोलन क्यों नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। अपने यहां पे अंग्रेज थे ही नहीं, अपने यहां पे अंग्रेज थे ही नहीं। अपने यहां पे अंग्रेजों के साथ में केवल संधियां हुआ करती थी। इसलिए आपके राष्ट्रगान में तमाम लोगों के नाम आते हैं, आपको छोड़ के पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप नहीं हो उसमें। क्योंकि ये जब रचा गया था तब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। इसलिए अंग्रेजों के राज में भारत में क्या क्या आता था वो सब इसके अंदर है। सिंध अब आपके देश का पार्ट नहीं है, सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी सिंध का नाम आपके राष्ट्रगान के अंदर आता है। आता कि नहीं आता? लेकिन आपका नाम, राजस्थान का नाम इस राष्ट्रगान के अंदर नहीं आता। कई बार मुझे लगता है कि सिंध से अपने को रिप्लेस किया जाना चाहिए। सिंध हटाओ, इंडिया में जब सिंध आता ही नहीं है तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा की जगह बोलो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मराठा। हाँ, सिंध छोटा है, राजस्थान बड़ा है, 52 सेकंड की जगह 54 लग जाएंगे, पर नाम तो बोलो हमारा। और तो क्या हो सकता है। फिर कई बार लगता है कि नहीं, राजस्थान सेक्रीफाई करने वाला राज्य रहा, त्याग करने वाला रहा, त्याग के लिए जाना जाता है, तो हमने त्याग किया कि कोई बात नहीं, हमारा नाम नहीं आता तो भी हम राजी है, हम इस भारत के अखंड अंग है, अभिन्न अंग है, इसके साथ हैं हम। नाम आए तो भली बात, नहीं आए तो भली बात। पर फिर लगता है पर सिंध का क्यों आता, इसका तो हटा दो, हमारा मतलब भले। तो फिर कई बार लगता है कि क्या पता सेंटर वालों ने सोच रखा वैसा कि आज नहीं तो कल सिंध लेंगे, है ना। है तो अपना ना उधर वाला, 47 में चला गया था, बाकी है तो अपना, तो लेना तो है। नहीं लिया 3 पीढ़ियों ने, तो 3 पीढ़ियां निकम्मी थी। हमारे वाली पीढ़ी नहीं लेगी तो हम और निकम्मे हैं। क्या पता अगली पीढ़ी इतनी बलशाली निकले जो उधर वाले पे कब्जा करे, और जब उधर वाले पे कब्जा कर लेंगे तब कम से कम राष्ट्रगान तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम कहते हैं भाई सिंध पहले भी था, सिंध अब भी आ रहा है हमारे तो यहां पे, तो सीधा सीधा चलता रहेगा। इसलिए राष्ट्रगान को चेंज अपने नहीं करवाना, अपने सोचना यह है कि सिंध को कब लेना है। 10 साल 20 साल कितना लग सकता है, पर लिया जाना चाहिए। उधर वाला अपने पास में है। सिंधु नदी गिरती है भाई हमारी जाके उधर, पूरी हमारी नदी उधर जाके क्यों गिरे, हमारी नदी को हम ही रख लें, इधर का इधर रख लें, तो उधर वाला इसलिए अपने इधर नाम आता है। पहले बड़ी बात तो मॉडर्न की, ये जो मॉडर्न के अंदर हम पढ़ेंगे आंदोलन अपने यहां पर भी। भाई इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन हुए। तो किसी का सवाल हो सकता है कि सर आप कहते हो जब अपने यहां पर अंग्रेज थे ही नहीं तो अपने तो आंदोलन भी नहीं हुए। आंदोलन नहीं हुए तो फिर क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। पर हमने आंदोलन राजाओं के खिलाफ कर लिए। आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ होते हैं?
कोई भी सत्ता होती है वो कभी भी लोगों को 100% राजी नहीं कर सकती। अंग्रेजों की सत्ता थी तो लोग नाराज रहे, तब ज्यादा नाराज रहे होंगे। अब सत्ता थी, आप सारे लोग राजी हैं। अब देश में कोई आंदोलन नहीं होता है। आप कहोगे सर ऐसा कोई दिन नहीं जाए जब अपने देश में किसी बात के लिए आंदोलन नहीं हो। ये आंदोलन किसके खिलाफ होते हैं? क्या सरकार के खिलाफ नहीं है? राजस्थान में कोई आंदोलन होता है, राजस्थान की सरकार के खिलाफ है। नेशनल लेवल पे कोई होता है तो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है ना। आप भी बस ऐसे कैसे पहले हुआ करते थे। राजाओं के खिलाफ आंदोलन होंगे वो हम राजस्थान में पढ़ लेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए वो हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे। आई बात समझ में? तो मतलब कुल मिला के बात ये भी कि इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे बाटे, पत्थर क्या पढ़ेंगे, कहां कहां से क्या क्या पत्थर मिले, उन पत्थरों पे क्या लिखा हुआ है या उन पत्थरों से हमें क्या समझ में आता है। इधर हम पढ़ेंगे राजा महाराजा, मिडिवल के अंदर क्या पढ़ेंगे? राजा महाराजा। इधर हम पढ़ेंगे आंदोलन। क्या चीजें पढ़ेंगे? अच्छा आप बताओ, देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? मिडिवल होगा, क्योंकि इसमें राजा महाराजा। फिर मैंने बताया कि पूरी की पूरी कल्चर किस पे डिपेंड करती है? हमारी राजा महाराजाओं। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि आपका कोई दोस्त जयपुर आए और आपको आके कहेगा यार मुझे जयपुर घूमना है, मुझे जयपुर घुमा के लाओ, तो आप कहोगे हाँ मैं घुमा दूंगा। तो आप कहां ले जाना पसंद करेंगे उसको? आप कहोगे मैं तुम्हें नाहरगढ़ दिखा दूंगा, जयगढ़ दिखा दूंगा, आमेर का किला दिखाऊंगा, अल्बर्ट हॉल दिखाऊंगा, हवा महल दिखा दूंगा, तुझे जल महल दिखा दूंगा। यही तो है। आप पढ़ोगे आमेर का किला मान सिंह ने बनवाया, जयगढ़ का किला जय सिंह ने बनवाया, नाहरगढ़ का किला जय सिंह सेकंड ने बनवाया, हवा महल का किला प्रताप सिंह ने बनवाया, अल्बर्ट हॉल राम सिंह ने बनवाया। जब तक इनके बारे में नहीं जानेंगे, क्या इन हवा महल, अल्बर्ट हॉल, आमेर इनके बारे में पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। तो आज हम हमारी जो हिस्ट्री शुरू करेंगे वो मध्यकाल से करेंगे। कहां से करेंगे? हेडिंग डालिए, राजस्थान का